इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ध्रुव भैया जी, चलिए शुरू करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले हम आपका हमारे इस कार्यक्रम किसानवाड़ी में स्वागत करना चाहेंगे। और भैया सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अमरलाल दाराम, ग्राम डोइलढाना रहने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अमरलाल भैया हमारे इस कार्यक्रम किसानवाड़ी में आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी के कार्यों में कितने सालों से जुड़े हुए हैं? लगभग 15 से 20 सालों से जुड़ा हूँ मैं। तो आपको खेती करना कैसा लगता है वैसे भैया? खेती करना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यदि हमारे किसान भाइयों को खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो किस प्रकार नए नए तरीके से खेती करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, हम आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने को नए तकनीकों का आना पड़ेगा। जी जी, जो आधुनिक नए नए तकनीक आ गए हैं खेती के, उसको अपनाना होगा। और कृषि विभाग से सलाह लेकर खेती करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने अमरलाल भैया कि हमारे किसान भाइयों को आधुनिक जो कृषि तकनीक है उसको अपनाते हुए यदि हम खेती करेंगे तो बढ़िया जो है खेती को हम लाभ का धंधा बना सकते हैं। तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की ही बात करें तो गन्ने की यदि हमें खेती करना है आधुनिक तरीके से, किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप गन्ने की भी खेती करते हैं, हमें पता चला है। हाँ, गन्ने की खेती भी करता हूँ। गन्ने में सबसे पहले तो गन्ने की खेती करने के लिए अपने को एक नई पद्धति लाना पड़ेगा, जैसे बीज तैयार करना पड़ेगा। जी जी, वो किस प्रकार बीज तैयार की जाती है वैसे गन्ने की भैया? बट विधि से करना पड़ता है। जैसे आता कटिंग करने की, बट को कटिंग करके रोपा तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रोपा पानी चला के वो जो गन्ना होता है उसी को टुकड़े काटना पड़ता है। उसी को टुकड़े काटना पड़ता है। वो जो गठान होती है, गठान, ये सिंगल गठान निकालना पड़ेगा उसको। तो उसी को बट बोलते क्या? उसी को बट विधि बोलते हैं। अच्छा, बट विधि। तो उसको क्या नर्सरी तैयार करनी होती है? सबसे पहले नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी तैयार करने के लिए किस प्रकार का साधन उपलब्ध होना कराना होता है? अच्छा समतल बनाना पड़ेगा। उसके लिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी अपने पास जमीन में जैसे जमीन को बढ़िया बनाने के बाद जुताई प्लाव से थोड़ी जगह, जैसे मान लो 100 बाई 100 का एक प्लाट लेंगे। जी जी, उसके अपन बेड बनाएंगे। बेड विधि से जैसे एक काटेंगे अपन, उसको अपन उस पे लगाते जाएंगे। फिर वो 15-20 दिन में अंकुर होगा। उसके बाद बढ़िया अपन खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको जैसे कटिंग करने के बाद बीज उपचार करना पड़ेगा। जैसे कार्बनडाइजा, मेनकोजे हो गए, कोई भी एक फंगीसाइड से करना पड़ेगा। उसके बाद अपन बीज ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। जी, तो ट्रांसप्लांटिंग में भी क्या एक एक लगाना पड़ता है? एक एक लगाना पड़ेगा। जो जमीन अपन ने नर्सरी के लिए चुना है उस जगह पे कितने दिनों में जो है रोपा तैयार हो जाता है वैसे गन्ने का? लगाने की स्थिति में कितने दिनों में? लगभग 1 महीना लगेगा उसको। 1 महीना। उसके बाद अपन खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। 1 महीने में वो रोपा तैयार हो जाता है। तैयार हो जाएगा जी। फिर अब हम जो है उसे लगा सकते हैं। हाँ, उसको ट्रांसप्लांटिंग कर लेंगे अपने खेत में। जी जी। तो रोपा वाले जो बीज होता है, रोपा जो होती है गन्ने की, उसको किस विधि से किस प्रकार लगाया जाता है वैसे? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत कम देखने में आता है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी करना पड़ेगा। 4.5 फीट के सार निकालना पड़ेगा। जी जी। और उसको लाइन से, जैसे ड्रिप करना चाहता है ड्रिप से भी लगा सकते हैं। 1 बाई 1 फीट की दूरी पे लगाना पड़ेगा एक एक पौधे को। जी जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और चूंकि अभी सितंबर माह अंतिम पड़ाव पर है और अक्टूबर माह आने वाला है, तो वैसे आगामी जो आने वाला समय है गन्ने लगाने का बहुत अच्छा समय बताते हैं। तो वैसे नवंबर में ज्यादा अच्छा रहेगा, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि उधर जैसे जनवरी पड़ता है तो अंकुरण क्षमता कम होती है वैसे गन्ने की। कई लोग डायरेक्ट सीडलिंग करते लगाते हैं ना। रोपा वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी कई लोग काट की पेरी लगाते हैं, उसके लिए जनवरी के माह में अंकुरण क्षमता कम होती है। काट के जो लगाते हैं ना, जी उसे जो है अभी अक्टूबर नवंबर में लगाना ठीक रहता है। लगाना ठीक रहेगा। जी इसके बाद फिर जैसे फरवरी लगता है तो उधर भी अंकुरण ज़्यादा अच्छा होता है। बीच में टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्योंकि अच्छा, ठंड ज्यादा होने की वजह से भी हाँ अंकुरण नहीं होता। अंकुरण क्षमता कम रहती है। अंकुरण के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आपने जैसे रोपा तैयार किया है मान लो गन्ने की, तो उसे अपन जनवरी में भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं उसकी तो। अब जैसे मान लो नवंबर में तैयार किया तो जनवरी में लग जाएगा, 1-1.5 महीने का समय। उसको जो है टेम्परेचर प्रभावित नहीं करता है। नहीं करता क्योंकि पहले अपन जैसे अंकुरण कर लेते हैं ना। और आप वैसे कितने रकबे में गन्ने की खेती करते हैं वैसे भैया? या मेरे पास तो 3 एकड़ में लगभग गन्ना है। जी पिछले वर्ष पानी नहीं था तो अपन ने इतना अच्छा नहीं है, बाकी 3 एकड़ में खेती कर रहा है। इस बार तो मक्के की खेती किया अपन ने, मक्का प्लस धान की खेती है अपने पास। जी ध्रुव भैया जी, जैसे आप सुन रहे हैं, बहुत ही अनुभवी किसान जी से अपनी बात हो रही है, उन्नतशील किसान है, उन्नतशील किसान भाई साहब से अपनी बात हो रही है। तो भाई साहब, जैसे पहले के समय में जो खेती होती थी और अभी जो खेती हो रही है, इसमें कितना अंतर लगता है आपको? किस तरह का अंतर देखने को मिलता है पहले और अभी से? तो ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा अंतर है अभी तो। जैसे अब जमीन वगैरह की स्थितियों में कैसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? सर पहले तो बैलों से खेती होती थी, कुछ रकबे में होती थी, तो सब लोग जैविक खेती करते थे। आजकल क्या आधुनिक तरीके से खेती हो रही है, सब केमिकल की खेती हो रही है सर। अच्छा। नई नई तकनीकों से खेती हो रही है, लेकिन उत्पादन तो बढ़ गया। मतलब पहले के समय में जो तकनीकें थी वो कम थी, जिसकी वजह से उत्पादन भी कम रहता था। अभी उत्पादन बढ़ गया है। और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं? जैसे जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करना चाहिए, लेकिन किसान सर कोई करता नहीं है। कहते जरूर है लेकिन करेंगे, करते अमल में नहीं लाते, कोई अमल नहीं कर पाते। तो मृदा परीक्षण वगैरह जो होता है वो कभी कराए हैं आपने? सर अभी तो नहीं कराया। पिछले वर्ष हमने किसान मित्र था उस समय मैंने वैसे बहुत लोगों ने करवाया था गाँव में। अच्छा। मिट्टी परीक्षण। हाँ। सर वो मिट्टी परीक्षण में लेने की विधि कुछ अलग प्रकार के, लेकिन किसान लाते नहीं। जैसे वो सीधा एक जगह गड्ढे खोदे, सीधा ला के दे देते। अच्छा। सैंपल भेजा देते लैब में, उसका टेस्ट अच्छे से रिपोर्ट आता नहीं था। जिस तरह से उसका सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, वो पूरी प्रक्रिया। प्लाट है। अच्छा। जिसमें 3-4 जगह का गड्ढे से लेना है, बिया अगर गड्ढा लेना है। हाँ। और उसको धीरे धीरे खोदना है, कम से कम 3 से 4 इंच। थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेना है, एक जगह इस जगह का 4 कोने का, पेड़ के नीचे का नहीं लेना है, खाद के गड्ढे का नहीं लेना है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे का नहीं लेना है, मेड़ का नहीं लेना है। तो किसान के असर एक ही जगह का लेके आता था और वो थमा देता था किसानों को। मतलब खेत के चारों कोनों का और बीच खेत का भी मिट्टी लेना होता है। लेना होता है। जी। मतलब वो परीक्षण के लिए जिस तरह से नमूना जो लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे, किसान उस तरह लेता नहीं है, उससे रिजल्ट मिलता नहीं अच्छे से। जी। और मौसम में जो इतना बार बार परिवर्तन हो रहा है, कभी खूब बारिश हो जा रही, कभी नहीं हो रही है, इस तरह की समस्या से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सर इसके लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए सर। अच्छा, पर्यावरण सब दूषित हो रहा है, इसी वजह से सब मौसम परिवर्तन हो रहा है। अधिकतर रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इस वजह से भी मौसम परिवर्तन हो रहा है। बहुत सही जानकारी बताई आपने अमरलाल भैया। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय चूंकि मक्का फसल सभी चारों ओर लगी हुई है, सभी किसान भाइयों खेतों में, तो आपके यहाँ इस बार कितना रकबा है वैसे मक्के का? कितने रकबे में आपने मक्का की फसल बोई है? सर मैंने इस बार मक्के 13 एकड़ में लगभग लगाया हूँ, 13 से 14 एकड़ में है। जी। तो मक्के की फसल बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सर। क्या अनुमान लगाते हैं इस बार भैया आपको? 13 से 14 एकड़ में आपने जो मक्का की फसल बोई है, तो उत्पादन का क्या अनुमान लगाते हैं इस बार? अनुमान तो अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मौसम क्या है, परिस्थिति हिसाब से है, लेकिन एवरेज अच्छा रहेगा, इतना अपने को अनुभव है। वैरायटी का चयन भी अच्छा किया था मैंने, इस हिसाब से ठीक है। और भैया धान की भी खेती आप करते हैं? हाँ जी, धान की खेती भी करता हूँ। धान तो मैंने इस वर्ष दिल्ली गया था, IR पूसा संस्थान नई दिल्ली से लेके आया था मैंने। धान का बीज? जी, धान का बीज 1847 जी, जो पूसा बासमती के नाम से है। रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। वो जो कृषि मेला लगता है उसमें गया था? हाँ, कृषि मेला लगा था फरवरी में, 20-22 फरवरी को मेला लगा था, उसमें मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से बीज लेके आया था। कितने रकबे में आपने धान वैसे लगाया है भैया? रोपा वाली लगाया है कि बोए हैं? रोपा वाली धान है। अच्छा, कितने रकबे में आपने लगाया? 1.5 से 2 एकड़ में है। लगभग 2 एकड़। तो धान की फसल भी बहुत बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। तो धान की खेती भी आप पहले से ही लेते हैं मतलब? हाँ पहले से लेता हूँ धान की खेती भी। इसके पहले हाइब्रिड लगाता था मैं, अराइज का, 12 का अराइज, 64-44, लेकिन आजकल मैंने सब बासमती लगाना चालू कर दिया। उत्पादन बढ़िया मिलता है आपको भैया धान? 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल आ जाता है। 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल। तो धान का उत्पादन आपको इतनी मात्रा में हो पाता है, तो आप धान को कौन सी मंडी ले जाते हैं भैया बेचने में? मैं पिछले वर्ष इटारसी मंडी लेके गया था, बासमती चावल का मंडी लगती है वहाँ। जी। तो बढ़िया दाम मिलते हैं वहाँ पे? हाँ, दाम बढ़िया मिल जाता है, 30-35 रुपए किलो बिक जाता है धान। जी। खड़ी धान बिक जाती है। जी। भैया आप इतने उन्नतशील
किसान हैं, जागरूक किसान हैं, तो हमारे कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाइयों को और क्या कृषि सलाह देना चाहेंगे जो कि कृषि में एक नया नवाचार कर सके, नया खेती कर सके? इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले अभी धान की खेती में आना चाहिए। धान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी लागत भी उसमें कम है। लागत भी कम है, लेकिन धान में ज़्यादा उत्पादन है। जी, उत्पादन अच्छा है मतलब। उत्पादन ज़्यादा है, मक्के से भी लागत कम है उससे। जी 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 मक्के में तो बहुत अधिक लागत है, सोयाबीन हो नहीं रहा। धान में जितना उत्पादन है वो शायद ही किसी में है। भैया जी, बातचीत के दौरान आपने बात जैविक खेती की थी, तो जैविक खेती को यदि अपनाना है तो हमारे किसान भाइयों को पशुपालन से जुड़ना होगा। तो पशुपालन जो है खेती के साथ साथ पूरक व्यवसाय है, तो वर्तमान समय में पशुपालन की ओर हमारे किसान भाइयों का कितना इंटरेस्ट है, कितना रुचि है, हम आपसे जानना चाहेंगे। गाँव में जो है पशुपालन आजकल कर रहे हैं कि नहीं किसान भाई, आप क्या देखते हैं वैसे? पशुपालन हो तो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। अधिकतर क्या खेती पूरी तरह से जुताई होने लग गई। पशुपालकों को जगह नहीं है चराने के लिए, इसीलिए पशुपालन उससे हट गए। बहुत लोग जैसे दुधारू जानवर रखते हैं, कुछ हद तक रखते हैं, बाकी फालतू नहीं रखते। खेती पहले के समय में बहुत पशु पालते थे लोग। हाँ, बहुत पशु पालते थे क्योंकि जगह भी मिलती थी चराने के लिए। आजकल चराने जगह नहीं है, इस वजह से सब कीमती जानवर रखते हैं। पशुपालन भी जैसे दुधारू पशु रखते हैं, बाकी नहीं रखते। जुताई के लिए भी नहीं रखते, आजकल सब ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। वैसे यदि पशुपालन हमारे किसान भाई करते हैं तो खेती के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं आप? गोबर खाद, जैविक खाद, इनसे जो है प्राप्त होता है हमारे किसान भाइयों को? जी सर, जैविक खेती के तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। खेती करना चाहिए। वैसे जैविक खेती तो सारे पूरे पोषक तत्व मिलते हैं उसमें, तो सारे ही पोषक तत्व उससे उपलब्ध रहते हैं। पूरे पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं उसमें, जैविक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरलाल भैया कि आपने आपके कृषि कार्यों का अनुभव इतने शानदार तरीके से हमारे साथ साझा किए और हमारे कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। और भैया जी, अब अगले मेहमान हमारे कौन होंगे? भैया, अगले मेहमान हमारे यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं गोदल हुई के ग्राम मलसिवनी से। ये जो ग्राम डोलीढाना है, इसी पंचायत के अंतर्गत आपका गांव आता है मतलब? जी हाँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी के कामों में कितने सालों से जुड़े हुए हैं? वैसे तो खेती बाड़ी के हिसाब से वो तो बचपन से ही करते ही आ रहे हैं। मतलब बचपन से खेती किसानी का काम करते आ रहे हैं। जैसे माँ बाप करते आ रहे हैं उसी तरह अपन भी करते आ रहे हैं। क्या तो बचपन से आप खेती किसानी का काम देखते भी आए हैं और बचपन से ही करते भी आ रहे हैं। तो खेती किसानी करना कैसा लगता है वैसे आपको? लगता तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कुछ परेशानियां भी आते हैं। जी, आपने परेशानियों की बात की, तो किस प्रकार की परेशानियां हमारे किसान भाइयों के सामने वैसे आती है खासकर? जैसे कभी कभी क्या है, खाद की परेशानियां आ जाती। जी। या कभी दवाइयों की या बीज की। जी। तो परेशानी कैसे, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने बीज लिए। जी। बीज कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जैसे अच्छा बीज नहीं मिल पाता। जी। अच्छा बीज बोलो तो जैसे अपन बीज लेते हैं। जी। तो कई बार क्या होता है, अपने को जो असली के जगह नकली बीज मिल जाते हैं। यानी कि उन्नत किस्म की जो बीज यदि हम लेना चाहते हैं तो वो कभी कभी हमें नहीं मिल पाता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ कभी कभी। और खाद में क्या होता है, खाद में भी हम अच्छा खाद ला के डालना चाहते हैं, उसमें भी मतलब कभी कभी अच्छा नहीं मिल पाता, या फिर समय पर नहीं मिल पाता है। समय पर भी नहीं मिल पाता, या तो मिलता भी तो कई बार ऐसी शिकायत आ जाती कि मतलब असली की जगह नकली मिल जाती। जी। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी समस्याओं से हमारे किसान भाइयों को गुजरना पड़ता है मतलब। हालांकि और वास्तव में भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस क्षेत्र में अपने शिवराज सिंह जी जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने भी अभी काफ़ी कठोर कदम उठाए हैं। और इसके लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक वगैरह हैं, वो लोग भी थोड़ा सलाह देते रहते हैं, ऐसा सुनते हैं अपन। तो उन लोग भी अक्सर ऐसा बताते हैं कि हमें कभी भी ये जो चीज़ें खरीदना है, एक तो रेपुटेटेड दुकान से खरीदे और कंपनी के सामान खरीदे। कई बार हम लोग दुकान जाते हैं और जो दुकानदार हमको जो बताता है हम वो खरीद लेते हैं, है ना। तो इससे हमारे को कई बार नुकसान होता है। और हम जब भी अगर सामान खरीदे तो उसका दुकानदार से हमेशा पक्का बिल ले, है ना। तो इससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनके बताए हुए सामानों पे भरोसा करें और उनके अनुसार ही कार्य करें तो बहुत अच्छा रहता है। जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने प्रहलाद भैया। और पुनः गोदल भैया के पास हम जाना चाहेंगे। तो गोदल भैया, इस समय चूँकि खरीफ सीजन
लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो इस खरीफ सीजन में आपके खेतों में इस समय कौन कौन सी फसलें लगी हुई है वैसे? अभी तो मक्का है, थोड़ा बहुत धान वगैरह कर लेते हैं जी, और दलहनी फसलों में तुवल वगैरह भी बोए होंगे भैया? हालांकि तुवल उवल तो बोए नहीं, लेकिन कुछ लोग बोते हैं। जी 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 जी। लेकिन अपन ने नहीं बोए। सोयाबीन तो टोटली बंद कर दिया, क्योंकि वो पक नहीं रहा, काफ़ी 2-4-5 साल हो गए, तो वो बिल्कुल भी नहीं पक रहा, तो बंद कर दिए। तो आपने इस बार मुख्य रूप से 2 फसलें खेतों में लगाई है, धान और मक्का। धान और मक्का। तो ज़्यादा रकबे में कौन सी फसल आपने बोई है? मक्का। अच्छा, तो मक्के की फसल कितने रकबे में है भैया? लगभग 3 एकड़ के आसपास। जी जी। तो फसल बढ़िया है भैया? हाँ ठीक है फसल तो उत्पादन का क्या अनुमान लगाते हैं वैसे भैया? मक्का फसल का उत्पादन इस बार किस प्रकार रहने की संभावना आप देखते हैं? मक्के की फसल तो मेरे ख्याल से उतना बुरा भी रिजल्ट नहीं रहेगा और उतना अच्छा भी नहीं, यानी कि हाँ मीडियम के हिसाब से कह सकता हूँ। और धान आपने कितनी जगह में लगाई है भैया? धान तो बहुत ही कम लगाई, यानी कि ये मान के चलो कि अपन घर खर्ची के हिसाब से लगाई, यानी रोपा वाली धान लगाई? हाँ रोपा वाली धान लगाए, मतलब घर में खाने लायक, हाँ खाने के हिसाब से, परिवार के खाने के हो सके उस हिसाब से लगाए हैं। जी जी। ज़्यादा नहीं लगाए। धान की फसल कैसी है वैसे? फसल तो अच्छा है, बढ़िया है। जी जी। अभी किस अवस्था में है वैसे धान की फसल? धान की बालियां जो निकलने की व्यवस्था में, कुछ निकलने लगे इस व्यवस्था में। अच्छा। पर उनमें भी कभी कभी धान में शिकायत क्या आता, धान की बाली जब निकलती है ना, उसके बाद एक कीड़ा लगता है। जी जी। हर साल देखने को मिलता है कि वो कीड़ा जब लगता है ना, तो वो बाली को नीचे से काट देती है। इस प्रकार भी धान की फसल में समस्या देखने में आता है कि भाई कीड़े लग जाते हैं, तो इसके उपचार के लिए कुछ दवाइयों का छिड़काव भी हमारे किसान भाई करते हैं, तो इसके निदान के लिए भी आप कुछ ना कुछ उपाय कर रहे होंगे? वैसे तो वो दुकानों में बताते हैं, लेकिन दवाइयाँ का क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना, किसान उनके क्या है, छोटे जो किसान होते हैं ना, उतना समझदार नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी कुछ समस्याएं भी आप लोगों के साथ रहती है मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोदल भैया कि आपने आपके कृषि कार्यों के अनुभव हमारे साथ साझा किए। तो ध्रुव भैया जी, अब हम हमारे अगले किसान भाई के पास चलते हैं, जो हमारा साथ में काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार। नमस्कार भैया। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? नहीं, ग्राम मलसिवनी से हूँ। पंचायत डोली ढाना है हमारी, और मेरा नाम पूरा नीलेश बान से, ग्राम मलसिवनी से। अच्छा, तो आप भी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? जी सर। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप कृषि कार्य? सर कृषि तो अपने पापा भी करते थे और अपन भी उसी में जुड़े हैं सर। कृषि से कैसा लगता है आपको कृषि कार्य? सर अच्छा लगता है। अब हमारा तो काम ही है खेती करना। जी जी। और फसल उत्पादन अच्छी से अच्छी हो। किस चीज़ की खेती करी है अभी आपने? सर अभी तो मक्का है और धान। क्या स्थिति में है आपकी मक्का और धान में? मक्का तो ठीक ही है, लेकिन जैसे कि अभी हमारे किसान भाई पहले बता चुके थे कि फसल में जो बीज हम चयन करते हैं, हाँ। वो बीज कभी कभी हमको उसी कंपनी का बीज हमको लोकल मिल जाता है। अच्छा। इसके अलावा आप और इन समस्याओं से निपटने के लिए दूसरे किस तरह के उपाय आप करते हैं? सर अब वही है, जो डाल दिया उसके बाद नहीं होता है तो मजदूर लगाना पड़ता है मजबूरी में। तो किसान धीरे धीरे फिर और ज़्यादा बजट में जाता है। अच्छा। मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं सर, लागत बढ़ जाती है, फिर उससे नुकसान होता है। जैसे कि देखने में आया इस बार यूरिया नहीं मिल पाया। हालांकि रासायनिक खादों का तो उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसान भी लालच में रहता है सर, अब मैनेज हो नहीं पाता। और रासायनिक खाद का तुरंत दिखता है सर, और अपने जैविक खाद का अब क्या, अपन ने तो रासायनिक में खेती को पहले ललचा दिए हैं, तो अभी जैविक की अगर करा जाए तो अभी तो 1-2 साल उसका रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा कहीं से कहीं तक। हालांकि है अपने पास भी पशु, लेकिन अपन भी नहीं कर पाते। हालांकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो जैविक खेती की ही उपयोग होना चाहिए। और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए आप किस तरह से उसकी देखभाल कर रहे हैं? सर मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए तो अभी सर वही है, अब अपन ने तो जैसे वही बताए थे अभी आपने कि परीक्षण करवाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन समय पे अपन भी नहीं पहुंच पाते, कभी टाइम रहता है कभी नहीं रहता। पिछले बार हमारे ग्राम सेवक ने बोला था हमें कि भैया बोले आप 5 जगह की मिट्टी लाना, चारों कोने की और बीच की मिट्टी लाना, लेकिन अपने को समय नहीं मिल पाया था सर, तो अपन जा नहीं पाए थे। हालांकि जानकारी दिए थे अपने को ग्राम सेवक ने, लेकिन अपन ही नहीं कर पाए थे। और आपके पास में सिंचाई के क्या व्यवस्था है, किस तरह से करते हैं? सिंचाई का वही है, अपने खेत पे सिंचाई इरिगेशन का डैम है, उससे नहर से भी है अपनी खेती लगी हुई, और बाकी सिंचित खेत है जो जिस पे कुआं है, मोटर पंप से पानी पर्याप्त मिल जाता है। मतलब पानी की तो समस्या नहीं है सर, और उससे गेहूँ भी अच्छा पका लेते हैं अपन लोग। मैनेज बढ़िया हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है खेती से अपना। और वही है, टेक्निकल पे आ रहे धीरे धीरे। जैसे कि पहले सोयाबीन बोते थे तो अब सोयाबीन हो नहीं रहा, मक्का थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है मक्का में। और जैसे कि भैया ने तो बता ही दिया कि धान में सबसे ज़्यादा उत्पादन है,
और वास्तविक में अपन लगा भी रहे, लेकिन अपन घर यूज के लिए लगा रहे। 1-1.5 किलो में अपना साल भर हो जाता है। 10 लोगों का परिवार में 1 किलो धान लगाते हैं तो साल भर यूज करते हैं उसको। और कृषि में जो आधुनिक तकनीकों का आजकल उपयोग हो रहा है, उसमें आप किस तरह से आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं अभी? सर अभी तो जो चल रहा है वो पर्याप्त यूज करते हैं, कर रहे हैं जी। मतलब वर्तमान समय में जो सामान्य किसान यूज़ कर रहा है तकनीकें, हाँ। वो भी सब आप यूज़ कर रहे हैं। और ये जो फसल चक्रण जो होता है उसको अपनाते हैं कि आप? सर फसल चक्रण तो करते हैं, जैसे कि कभी चने डाल देते हैं, कभी गेहूँ डालते, उसी खेत पे फिर तुवल भी लगाते हैं। अच्छा, जैसे इस बार मक्का डाल दिया तो अगली बार एक खेत पे हम तुवल डालेंगे। मतलब चेंजेस भी करते रहते हैं उसको। एक ही एक फसल पे फिर रिजल्ट नहीं आ पाता सर। नहीं आ पाता रिजल्ट जी। और आप इतने समय से खेती के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव जो आप महसूस किए हो कृषि कार्य में, और आपने महसूस किया हो कि यार ये समस्या इस तरह से होती है या इस चीज़ का ये समाधान होता है, अपना कोई विशेष अनुभव जो आपने कृषि कार्य से सीखा हो? सर अभी तक तो नया कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पाए जी, लेकिन जैसे भैया तो आप बता ही दिए हमारे मेन कृषि कार्य में है जी जी। नई तकनीकी होना चाहिए। हाँ। लेकिन अपन नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा अपना रकबा कम है। तो सर उस पर चेंजेस क्या, गन्ना भी लगाते तो उसको 3 साल के बाद चेंज करना है। तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो पलट सकता है, लेकिन अगर अपन ने गन्ना लगा दिया तो फिर ना ही उस पर गेहूँ बो सकते ना मक्का लगा सकते सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका भी, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रहलाद भैया, यहाँ पर आंगनवाड़ी की दीदियाँ भी है। जी भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे हमारे साथ में आंगनवाड़ी से भी हमारी कुछ बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। श्रीमती कमल तिवने जी, डोली ढाना के आंगनवाड़ी क्रमांक 1 से हूँ। जी जी। आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे आते हैं? करीब 20 के लगभग आ जाते हैं। तो गांव के बच्चों का स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है? अच्छा है। अच्छा। और अभी सरकार के द्वारा कोई अभियान चल रहे हैं? अभी तो वो कृमिनाशक दवाई जो क्रम के लिए देते हैं ना, वो चालू है। अच्छा। और अभी यही पोषण माह अभियान चालू है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। जी। तो ये जो कृमि वाला जो अभियान चल रहा है, जिसमें कृमि की दवाइयाँ बच्चों को पिलाई जाती है, कितनी उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? उसमें मतलब 1 साल से 2 साल के बच्चे को जैसे आधी गोली देते हैं, और 1 से 2 तक के उनको भी आधी गोली जैसे पीस के पानी के साथ, और 3 से 5 साल वाले बच्चे उनको 1 गोली देते हैं। अच्छा, तो इस तरह की दवाई साल में कितनी बार दी जाती है? साल में 2 बार, हर 6 माह के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया अब आगे चलते हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद भैया, और एक और यहाँ आंगनवाड़ी की दीदी हमारे साथ उपस्थित है, तो उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियंका राठौर है। मैं डोली ढाना 2 आंगनवाड़ी क्रमांक डोली ढाना 2 में कार्य करता हूँ। जी जी। और आपके केंद्र में वैसे कितने बच्चे दर्ज हैं इस समय? बच्चे तो 25 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें से 20 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, 20 बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो धात्री माताएं होती है उनको किस प्रकार का टीकाकरण और किस प्रकार की दवाइयाँ और क्या क्या सुविधाएं मुहैया की जाती है आपके द्वारा, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, धात्री माताओं को पोषण आहार दिया जाता है आंगनवाड़ी से, और उन्हें मतलब समझाइश भी दी जाती है, होम विजिट भी दी जाती है जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद, और उन्हें मतलब समझाया जाता है कि टैबलेट भी नियमित रूप से खाना चाहिए आयरन कैल्शियम की। धात्री माताओं को पोषण आहार भी खाने की सलाह दी जाती है, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी जाती है। और 6 माह तक स्तनपान ही कराए, उसके अलावा पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए बच्चों को, ये भी बताया जाता है। यानी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना होता है 6 माह तक? जी, माँ का ही दूध देना होता है। तो भैया अब अपन चलते हैं, अपने साथ में और भी लोग जुड़े हैं। तो एक सर जी भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं जो काफ़ी देर से अपनी ओर देख रहे हैं। अपन उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनसे भी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। परिचय दीजिए सर आपका। मेरा नाम राजकुमार धुर्वे, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला डोली ढाना में पदस्थ हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। तो अपना ये स्कूल कहाँ तक के है सर? प्राइमरी है सर, 1 से 5वीं तक के। 1 से 5वीं तक के। कितने गांव के बच्चे आते हैं यहाँ सर? एक ही गांव के बच्चे हैं। एक ही गांव के। कितने बच्चे होंगे अपने स्कूल में करीब? अपने स्कूल में 57 बच्चे दर्ज है सर। अच्छा, और किस तरह का उनका शिक्षा का स्तर है बच्चों का पढ़ने में? अभी गाँव के पढ़ने में शिक्षा का स्तर तो ठीक ही है सर, थोड़ा। अच्छा, आपके स्कूल में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ जी हाँ सर, पर्याप्त है। अच्छा, और किस तरह का आप अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो?
सर उसके लिए क्या है, माता पिता से ही संपर्क करते हैं कि भाई आप बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आपका ये सराहनीय काम है। और बच्चों में शिक्षा का स्तर अच्छा रहे, वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे, इसके लिए आप उनके माता पिता से और बच्चों से किस तरह की अपेक्षा करते हैं? बच्चों से सर अपन अपेक्षा ये चाहते हैं कि बच्चे जैसे बाहर भी जाए या बच्चे स्कूल में आते हैं तो प्रतिदिन माता पिता ने क्या करना चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ाया गया है जी, माता पिता ने पूछना चाहिए। और बच्चों को अपन ने यदि गृह कार्य दिया हाँ तो वो भी जब माता पिता पूछेंगे तो बच्चे जवाब देंगे जी, आज स्कूल गए थे या आपको कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पूछना चाहिए कि आज आप स्कूल में गए थे, आपको क्या पढ़ाया, क्या सीखे। इस तरह से माता पिता नहीं पूछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भैया जी, अब अगले मेहमान हमारे कौन होंगे? भैया, अगले मेहमान हमारे यहाँ पर उपस्थित है इस ग्राम पंचायत के सचिव महोदय जी, तो हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई ग्राम पंचायत के माध्यम से शासन की कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है जो कि हमारे ग्रामवासियों को इनके माध्यम से दी जाती है, और गांव में कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उनसे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्री दिलीप कुमरे है, ग्राम पंचायत सचिव डोलीडाना। अच्छा बाबूजी, हमारे किसान भाइयों को मुख्य रूप से खेती किसानी के लिए खेतों में खासकर तालाब बनवाना होता हो या कपिल धारा कुआं यदि खुदवाना है, तो इसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया है, थोड़ा इस बारे में आप हमारे कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाइयों को बताएं। कपिल धारा योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, आदिवासी हरिजन होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग है तो उनको फिर BPL चाहिए, उनको दिया जाता है कपिल धारा। तो किसान भाई को एक कुआं खुदवाना है तो कितनी राशि उसे प्राप्त होती है? अभी तो 2 लाख के आसपास। तालाब यदि बनवाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? खेत तालाब बनवाना है तो वो जमीन के हिसाब से होता है, आधा एकड़ 1 एकड़ ऐसा बनवा सकते हैं। वो तालाब बीच में बनता है, खेत के बीचों बीच में, जैसे पानी का ढलान है और बीच में बनता है। कितने प्रकार के तालाब ऐसे बनते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम? खेत तालाब बनते हैं जी जी, और चेक डैम वगैरह इस प्रकार के बनते थे? चेक डैम, बोल्डर चेक, वो सब बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके ग्राम पंचायत में काम चलते रहते हैं? हाँ, चलते रहते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके ग्राम पंचायत संबंधित कार्यों के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी की। किसान भाइयों, अब समय हो गया है आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति छोटेलाल ध्रुवे और प्रहलाद बुमरकर को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।